निर्माण O3 से होता है। O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु। ये जो ऑक्सीजन के 3 अणु हैं ये कहाँ से बनते हैं, कैसे O3 का निर्माण होता है, सर बताइए ना। O3 का निर्माण कैसे होता है, चलिए बड़े हैं, O3 का निर्माण कैसे होता है। ऑक्सीजन तो आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है जिसको O2 कहते हैं। ये जो आपका O2 है वो जब वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल में अन्य गैसें भी हैं जिनके पास O है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जलवाष्प। इनमें तो ये जब परावैक्निक किरणों के संपर्क में आते हैं तो उनसे जो O है वो अलग होता है और इस O से मिलने से O3 का निर्माण होता है। और इन्हीं O3 के निर्माण से ही आपका ओजोन लेयर बनता है। ओजोन लेयर आपने कल पढ़ा था कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में 2 पाया जाते हैं ना, 2 लेयर पाया जाता है। कल आप लोगों ने 5 पढ़ा था, आज हम 2 ही पढ़ेंगे। आपके दोनों में क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है और यहाँ पे कितना परसेंट पाया जाता है, 10%। और यहाँ पे 90% ओजोन पाया जाता है। यहाँ का जो ओजोन है ये आपके लिए क्या है, जीवनदायिनी है, फायदेमंद है। इसको पृथ्वी का रक्षा कवच या छाता भी कहते हैं। ये जो ओजोन यहाँ 90% पाया जा रहा है, आपने देखा कि ये कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच में है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन पाया जाता है। समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है, समताप मंडल की मोटाई कितनी है, 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। जिस हमने इसके पहले क्षोभ मंडल भी देखा था, क्षोभ मंडल में भी देखिए ओजोन के लेयर पाए जा रहे हैं, यानी कि ओजोन पाई जा रही, लेयर नहीं चूंकि 10% ही है। ये जो ओजोन है क्या आपके लिए फायदेमंद है, नहीं। ये प्रदूषणकारी गैस है, ये बीमारियां उत्पन्न करता है, ये धुंध कोहरा ऐसी चीजें निर्माण करता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है मानव के लिए। तो नीचे जो ओजोन लेयर मतलब जो ओजोन पाया जाएगा क्षोभ मंडल में, मानव के लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन समताप मंडल का ओजोन मानव के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस ओजोन का निर्माण कैसे होता है हमने कल बात किया था। फिर हमने ये भी बात किया कि ये जो ओजोन है इसमें टूट रहा है, ये समाप्त हो रहा है, इसमें विनाश हो रहा है, या इसका जो लेयर है ये घट रहा है। हमने बात किया कि ये घट क्यों रहा है, तो इसके लिए हमने कल बात किया था 3 रीजन जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षरण के लिए 3 रीजन जिम्मेदार है। पहला रीजन क्या था, पहला रीजन क्या था इसके खत्म होने का, 2 प्राकृतिक रीजन बताए थे मैंने, जो अंटार्कटिका है और जो आपका उत्तरी ध्रुव है, दोनों ध्रुवों पर ओजोन में होल पाया जाता है। दोनों जगहों पे ओजोन में जो होल है उसके लिए 3 कारण मैंने बताए थे कि जिम्मेदार हैं, जिसमें से पहला कारण क्या था, हाँ ज्योति सही बात है, क्या बता रहे हो सही है, समताप मंडलीय बादल। बाकी लोगों का जवाब क्यों नहीं आया, सबको कल बताए थे, कई बार बताए थे। समताप मंडलीय बादल पहला जो रीजन था ये था समताप मंडलीय बादल थे। और दूसरा क्या था, आईएएस में आया वो क्वेश्चन है, ये सब चीजें हल्की मत लीजिए, नोट जरूर किया आप लोग हो जाते हैं। दूसरा था आपका ध्रुवीय भंवर। और तीसरा क्या है आपके क्लोरीन जो है, क्लोरीन और ब्रोमीन, खास करके क्लोरीन जो मानव के द्वारा उपयोग में लाया जाता है या उत्सर्जन किया जाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये मानव निर्मित क्रिया है। इन्हीं तीनों की वजह से सबसे ज्यादा ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। और सबसे ज्यादा पूरी पृथ्वी पे ओजोन लेयर का क्षरण कहाँ पे हो रहा है, अंटार्कटिका पे, और सेकंड नंबर पे आर्कटिक, यानी कि दोनों ध्रुवों पर हो रहा है ये क्षरण। ये जो क्षरण है जो कि अंटार्कटिका पे सबसे बड़ा होल बन रहा है, ये किस मौसम में देखने को मिलता है, बसंत ऋतु में। बसंत, कौन सा बसंत, उत्तरी बसंत, दक्षिणी, ऑस्ट्रेलियन बसंत, ऑस्ट्रेलियन बसंत। और महीना बात करें तो सितंबर अक्टूबर में वहाँ पे बसंत ऋतु होता है, क्योंकि उस समय वहाँ पे ठंडी समाप्त होकर गर्मी की शुरुआत होती है। जब आपके यहाँ ठंडी शुरू होता है तब वहाँ पे गर्मी शुरू होता है, और उसी समय वहाँ पे सबसे ज्यादा ये गैसें जो है नुकसान पहुँचा चुकी होती हैं ओजोन लेयर को। और उस समय दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे ओजोन में होल देखने को मिलता है, या वहाँ का जो लेयर है, होल मतलब छिद्र नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था कितने डाप्सन जो है होने चाहिए यूनिट, 300 जाएगा। अगर 300 डाप्सन यूनिट है तब ये क्या
ये अच्छा है। अगर 300 डाप्सन यूनिट मोटाई है ओजोन की तो इसका मतलब ओजोन स्वस्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितना कम हो जाए? 220 डाप्सन अगर यूनिट हो जाता है इसका मतलब ओजोन लेयर में क्षरण हो गया है, ओजोन में होल हो गया है। एक डाप्सन यूनिट कितने मोटाई कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर, यानी कि आपका मिलीमीटर में होता है, याद रखिएगा। एक आपके डाप्सन जो यूनिट है, इकाई है, 0.01 की होता है। आप देखेंगे 300 डाप्सन यूनिट अगर मोटाई है ओजोन की तो वो स्वस्थ है, वहां पे होल नहीं है। लेकिन अगर इसकी मोटाई घट के 220 डाप्सन हो गई या इससे कम हो गया तो स्थिति चिंताजनक है। 220 हुआ या इससे कम हुआ तो चिंताजनक स्थिति होगी। और ये स्थिति सबसे ज्यादा जो भयावह है वो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है। मैंने आपको कल बताया था कि पहली बार कब ये देखा गया कि ओजोन में होल हो रहा है। पहली बार इस बात का डिक्लेरेशन वैज्ञानिकों ने कब किया था? कल मैंने बताया था आप लोगों को। और कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया था? क्वेश्चन भी आया है, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किया था। और कब किया था? कल ही पढ़ाई हूँ। अगर हर पॉइंट पे ध्यान नहीं रहेगा तो ऐसे ही गलती होगी। सब कुछ बताया गया है टीचर्स के द्वारा, ध्यान नहीं रहेगा तो गलती होगा और फिर कहेंगे कि एग्जाम में भूल गए थे। बताइए कौन सा टाइम पीरियड था वो? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से बनाया था। तो नहीं याद है, बहुत गलत बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हुआ 1987 में। उसके 7 साल पहले या उसके कितना बताएंगे? 80 के आसपास ये होल देखने को मिला था। 80 में होल देखने को मिला। लेकिन इसको देखा जब वैज्ञानिकों ने तब इस पर उन्होंने जो अपनी मतलब नजर बनाए रखा कि ये होता क्या है। और वो देखते थे कि हर साल ये गतिविधि होती थी कि सितंबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर में ये होल सबसे पतला हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने 85 में ये घोषित कर दिया कि यहाँ पे ओजोन होल हो गया है। 85 में डिक्लेयर करने के बाद जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन बुलाए गए थे चर्चा करने के लिए, उसका नाम था वियना सम्मेलन। पहला जो सम्मेलन ओजोन पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया 1985 में, उसका नाम था वियना सम्मेलन। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रिया का यूरोपीय कंट्री है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की मृत्यु पर ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। फर्नांडिस नाम था उनका, इन्हीं की वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। यही जो ऑस्ट्रिया है इसी के उत्तराधिकार की वजह से आपके भारत में कर्नाटक युद्ध हुआ था। और यही ऑस्ट्रिया है जहाँ पे पहला आपका ओजोन लेयर में जो होल हुआ है 85 में, इस पे सम्मेलन बुलाया गया था, वियना सम्मेलन। और यहाँ पे पहली बार लोगों ने बात किया कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है और अगर ओजोन लेयर में होल होगा तो मानव या जो जीवधारी है धरती पे, चाहे वो जलीय हो, स्थलीय हो, मानव हो, पादप हो, सबके लिए ये हानिकारक है। तो पहला सम्मेलन जो बुलाया गया वो कहाँ पे बुलाया गया? वियना में बुलाया गया था। तो ओजोन आपका कैसे बनता है? O3 से बनता है। O3 का संयोजन आपने देखा पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से बनता है। लेकिन ये जो आपका O3 है जिसने ये लेयर बना रखा है, ये काम क्या करता है? कैसे सुरक्षा देता है आपको? क्यों कह रहे हैं आप इसको ये छाता है पृथ्वी का? क्या वजह है कि आप इसको चाहते हैं कि इसमें होल ना हो? हानिकारक जैसे यस, हानिकारक पराबैंगनी जो आपके किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, इनको ये अवशोषित भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है। आपको मैंने बताया था पराबैंगनी रेज कौन कौन सी है? पराबैंगनी रेज कितने प्रकार की होती है? तीन। कौन कौन सी? यूवी, ए बी सी। सबसे हानिकारक इसमें कौन होता है? सी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? देखा फंस गए। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो ज्यादा हानिकारक है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा हानिकारक होगा, और जिसका जितना ज्यादा होगा उतना कम हानिकारक होगा। बताइए थी क्लास में। और जितना तरंगदैर्घ्य होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। एक तरह से सब लोग कह रहे हैं ए जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य सी का होता है।
इसीलिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। इन तीनों में सबसे कम हानिकारक अगर कोई है तो ए है। हानिकारक शब्द जुड़ा है लेकिन कम हानिकारक है। तो जो आपका सी है जिसका तरंगदैर्घ्य आपका बहुत कम है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो इसलिए जो आपका ए बी सी है, इन तीनों का अवशोषण और रिफ्लेक्शन कौन करता है? O3 यानी ओजोन करता है। जिसमें से ए जो है ये थोड़ा कम हानिकारक है और ये आपकी त्वचा में जो विटामिन डी का संश्लेषण होता है इसके लिए थोड़ा बहुत ये जिम्मेदार भी माना जाता है। बाकी के और भी ज्यादा हानिकारक है। तो आपके जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको ये रिफ्लेक्ट करता और शोषित करता है। कल हमने बात किया था कि अगर ओजोन लेयर का क्षरण हुआ तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये धरती पर आएंगी और अगर धरती पे आएंगी तो कल हमने बात किया था कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए, कल ही की क्लास में आपने बात किया था या आपको मैंने बताया था कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे आएंगी तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या प्रभाव होगा? मछलियां मरने लगेंगी और शैवाल मैंने बताया था कि मछलियां मरने लगेंगी। शैवाल के बारे में बताया था कि शैवाल नहीं रह जाएंगे। हाँ, वनस्पतियों का जो भोजन बनाने का दर है वो घटेगा। अगर उनकी जो पत्तियां हैं, जो उनकी बॉडी है वो इनके संपर्क में आएगा तो उसको क्षति पहुंचेगा तो उनकी भोजन बनाने की दर घटेगी। अगर भोजन बनाने का दर घटेगा तो जलीय पारितंत्र में जो शाकाहारी उनको भोजन की कमी होगी। और इसके अलावा मैंने कहा था कि वो कार्बन का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा कार्बन सिंक है आपके लिए, ब्लू कार्बन सिंक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 90% ऑक्सीजन आपको शैवालों से आते हैं। तो आपका ऑक्सीजन और कार्बन का जो रेशियो है ये प्रभावित होगा और स्थलीय पारितंत्र में भोजन प्रभावित हो गया। तो यानी कि पूरी तरह से बहुत ज्यादा डिस्बैलेंस हुआ। दूसरा हमने बात किया था स्थल के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। क्या निगेटिव इम्पैक्ट आएंगे? अगर स्थल पे आपके अल्ट्रावायलेट रेज प्रॉब्लम होगा, आनुवंशिक बीमारियां आएंगी, मोतियाबिंद होंगी। जिस ये प्लांट को होगा पहले प्लांट का पूजा मान पूरा पारितंत्र से डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर भी होगा प्लांट्स के भोजन बनाने की जो दर है वो प्रभावित नहीं कभी पहले क्वेश्चन सुनना है फिर जवाब देना है। पूरा गलत हो गया। प्लांट को मोतियाबिंद तो जो प्लांट है उनका भोजन बनाने का दर प्रभावित होगा। अगर वो भोजन बनाने का दर प्रभावित होगा तो खुद अस्वस्थ हो जाएंगे, उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर होगा और अगर वो भोजन नहीं बनाएंगे तो बाकी जिंदारी उनको भी भोजन नहीं मिलेगा तो समस्या होगी। आप बताइए, मानव को मोतियाबिंद हो जाएगा और क्या होगा? जीन्स पे बदलाव डीएनए परिवर्तन होगा, आनुवंशिक परिवर्तन आएंगे और कैंसर होगा, स्किन कैंसर। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी समस्याएं होंगी मानव को। तो मानव का पूरा जीन ही परिवर्तित हो सकता है, आनुवंशिक परिवर्तन हो सकते हैं। कैंसर इतना खतरनाक बीमारी, लाइफ बीमारी है, बिल्कुल ये हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सारी समस्याएं होंगी, मानव को भी प्रभावित करेंगी, प्लांट को भी। और चलिए पारिस्थितिकी तंत्र को भी। आप लोग को पढ़ाने पर इतना खतरनाक जवाब देते हैं कि हम ही सरप्राइज हो जाते हैं। या तो बोलोगे नहीं आप लोग, या तो बोलोगे तो इतना खतरनाक। तो ये बात समझ में आती है ना कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे धरती पे तो जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा आपके धरती का। तो जो ओजोन है इसके बारे में आपने पढ़ा कर कि ओजोन कैसे बनता है और ये कैसे टूटता है। टूटने के लिए मैंने आपको बताया ये 3 रीजन है। जो ओजोन लेयर, ये तो ओजोन लेयर को हानि पहुंचाने वाले हैं। समतापीय मंडल के जो बादल हैं ये हानि पहुंचाएंगे। दूसरा हमने कहा था ध्रुवीय भंवर। तीसरा हमने कहा था जो क्लोरीन और ब्रोमीन मानव के द्वारा जो उत्पादित किए जाते हैं ये भी आपकी CFC मतलब ये सारे लोग मिल करके ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं। ओजोन लेयर को हानि पहुंचाने का मतलब है कि O3 है इसको तोड़ देते हैं, O2 और O में, और इसको तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं ये सारे रीजन। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो मानव की गतिविधियां। मैंने आपसे कहा था आपके पारिस्थितिकी तंत्र में हर नेचर का नियम है ना,
परिवर्तन, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो आया है उसको जाना है, जो बना है उसको विघटित होना है। यानी कि आपके अगर बड़े पर्वत है तो कभी वो अवशिष्ट भी होंगे, अगर वो रेगिस्तान है कभी मैदान भी हो सकता है, अगर वो मैदान है तो कभी घाटी भी बन सकता है। यानी कि परिवर्तन नेचर का नियम है। आपका जो रेगिस्तान है ये कभी हरा भरा मैदान था, आपकी जो अरावली पर्वत है कभी ये हिमालय जैसा ऊंचा बड़े पर्वत था, लेकिन आज वो अवशिष्ट पर्वत है। ऐसे ही आपका जो भारत है कभी पूरी तरह से जीरो के पास था तो उष्णकटिबंध था, लेकिन आज ये उपोष्ण के करीब है। तो ये जो परिवर्तन है, जैसे जहाँ पे हिमालय है कभी यहाँ पे टेथिस सागर था, तो ये कह सकता था इस सागर में से इतना बड़ा हिमालय पर्वत निकलेगा, लेकिन प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जहाँ पे आज समतल है कभी वहाँ पे पर्वत भी आ सकते हैं। क्या पता जहाँ बैठे हो ये पहले गर्त था, पता है आपको? जहाँ बैठे हो समतल मैदान ये पहले गर्त था, और इसको नदियों ने कई करोड़ों वर्षों तक सफर करके लाके बलवा यहाँ पे ढो करके डालते हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इसको पाट करके इतना समतल और सुंदर मैदान बनाया है। नहीं तो हिमालय था और ये हिमालय का गर्त था। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि 2 किलोमीटर मोटी मिट्टी पाटी है यहाँ पे नदियों ने, जहाँ पे आज बैठे हो यहाँ पे 2 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा था, इसको नदियों ने पाट करके 2 किलोमीटर से मोटा मैदान बनाया है। जहाँ इस समतल मैदान में आज बैठे हो तो कभी यहाँ पे 2 किलोमीटर गहरा गड्ढा था और आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते थे, लेकिन आज आप यहाँ पे घर बना के रोड बना के आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये किसकी देन है? नदियों की देन है। तो ये प्रकृति का नियम है। जहाँ गड्ढा था आज यहाँ मैदान है, जहाँ आपका सागर था वहाँ पे आज पहाड़ है, जहाँ पे हरे हरे मैदान थे आज वहाँ मरुस्थल है। ये सब नेचर का नियम है कि परिवर्तन होता है, लेकिन नेचर जो परिवर्तन करता है उसको बैलेंस नहीं करता है। अगर कहीं पे गड्ढा था तो उसको पहाड़ बना दिया, तो कहीं पे गड्ढा बना दिया। आपने देखा होगा आपका जो दक्षिण पूर्व का पठार है, मालवा का पठार, ये आपके दक्षिणी पठार का भाग था, लेकिन बीच में मालदा भ्रंश हुआ, वहाँ पे दूर हुई दोनों छेद, और आपका मेघालय की जो पठार है वो पूर्व की तरफ खिसक गया और दक्षिण का पठार दक्षिण की तरफ रह गया। और वो जो मालदा भ्रंश था उसको गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलके पाट के मैदान बना दिया, और वहाँ पे आज बांग्लादेश है। आज वो भ्रंश आपको दिखाई नहीं देता। आईएएस में आता है कि कौन से भ्रंश के द्वारा आपकी पूर्वोत्तर की जो पहाड़ मतलब पठार है वो दक्षिणी पठार से अलग हो गया, मालदा भ्रंश से। कभी कभी देता है कि आपके जो दक्षिण का पठार है उसी का हिस्सा है आपकी पूर्वोत्तर की मेघालय का पठार, इसीलिए दोनों में समान खनिज पाए जाते हैं। तो बात समझ में आ गया? ये जैसा आपको दिख रहा है भूदृश्य ऐसा करोड़ों साल पहले नहीं था, या और पहले चले जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी ऐसा था कि पृथ्वी आग का गोला था, फिर कभी ऐसा हुआ कि ये बर्फ का गोला बन गया, फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे प्लांट आए, फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जीव आए, और फिर मानव रूपी जीव आया और उसने जो नहीं सो कर दिया, यानी कि पूरा तहस नहस कर दिया। सारे पानी मिट्टी वायु किसी को भी स्वच्छ नहीं छोड़ा, और अब तो इतने खतरनाक हथियार बना के मानव ने रखा है, अपने ही विनाश का कारण जो है मानव बन रहा है। तो ये चीज एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, वो परिवर्तन लाती है। वो अगर मिट्टी बना रही है तो अपर्दन भी करवाती है, वो निक्षेपण वाली गतियां भी करवाती है, अपर्दन की गतियां भी करवाती है, लेकिन वो संतुलन बनाई रहती है। लेकिन जब मानव का हस्तक्षेप उसमें होता है तब ये समस्याएं उत्पन्न करता है। आप देखिए आपदाएं 2 प्रकार की आती हैं, एक आपकी प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ये जो आपदा पड़ रहे हैं ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित? मानव निर्मित है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा है? मानव निर्मित। ओजोन लेयर का फटना मानव निर्मित। आपके जितने भी बाढ़ और सूखा मोस्टली आ रहे हैं किसकी वजह से है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, तो मानव निर्मित है। चक्रवातों का जो दर बढ़ रहा है, तीव्रता बढ़ रही है, मानव निर्मित है। ये इतनी सारी जो वायरस वगैरह का अब संक्रमण हो रहा है मानव निर्मित है। तो अगर ये सब मानव निर्मित है तो क्या हो गए? आपदाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो गए। भूकंप प्राकृतिक रूप से आता था, लेकिन अभी मानव की गतिविधियों की वजह से भी आता है। आप देखते बड़े बड़े डैम बना देना, कहीं पे मानव गड्ढा खोद देता है तो कहीं पे सुरंग बना ले रहा है, तो कहीं पे डैम बना दे रहा है, कहीं पे रोड बना दे रहा है। तो अगर आप प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो समस्या होगी। तो ये चीजें हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि जब पहले आपदा बड़ी चीज होती है, पहले आता है कि समस्या,
या परेशानी। अगर समस्या और परेशानी को आप समझ लें और उसके लिए बेहतर काम करें, उसके निदान के लिए, तो आपदा नहीं बनता। लेकिन अगर आप उसके लिए बेहतर काम नहीं कर रहे हैं और जानबूझ के छेड़छाड़ कर रहे हैं चीजों के साथ, तो फिर वो आपदा का रूप ले लेता। जैसे कोरोना वायरस एक महामारी, एक आपदा बन गई मानव की लापरवाही की वजह से। अगर हम ऐसी गतिविधियां ना करते तो ये नहीं होता। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, खास करके इन्वायरमेंट में आप जितना पढ़ते हैं, मोस्टली सारी समस्याएं, सारी आपदाएं किसकी देन है? मानव की है। तो ये जो आप आज भी पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या, ये कौन से निर्मित है? मानव निर्मित है। तो ये भी एक आपदा है या इस तरह की समस्या है। तो जो भी चीजें होती हैं या जो भी होता है, उसमें मानव प्रकृति का दोनों का रोल है। जब तक प्रकृति का रोल था तब तक चीजें ठीक चल रही थी। वो जो भी बिगाड़ता है तो बनाता भी है, लेकिन मानव क्या करता है? सिर्फ बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। अब अगर बिगाड़ेगा तो निश्चित ही समस्याएं तो होनी ही है। तो ये जो होल मानव ने किया है, इसको रिपेयर कौन करेगा? मानव को ही करना पड़ेगा। अगर नहीं रिपेयर करेंगे तो फिर उसके दुष्परिणाम के लिए तैयार है। तो उसमें दिया है कि अगर मानव संतुलन को खराब कर सकता है तो उसको सही भी कर सकता है, अगर मानव तरीके से काम करे तो। लेकिन मानव ये करता नहीं है। वो कब करता है? जब उसे लगता है कि अरे अब ये तो मेरे पे बनाई है, तो अब इसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है, तब मानव इसके लिए थोड़ी बहुत काम करता है। तो ऐसे जो आपका ओजोन है, ये भी जब पता चला कि नहीं, अगर ये होल हो गया बड़े पैमाने पे, तो मानव का जो जीवन है वो संकट में आ जाएगा। तो अब इसके लिए काम शुरू हो चुका है। और ये काम कब शुरू हुआ है? 1987 में आपका दूसरा सम्मेलन हुआ था, जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पहले तो हुआ वियना सम्मेलन 1985 में, और ये काम करना शुरू किया 1988 से। सम्मेलन होना 85 में, काम करना शुरू कर रहा है 88 में। और वहाँ पे भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया किसी चीज के ऊपर, बस सम्मेलन हुआ, चर्चा हुई इस बात पे। जैसे आपने नाम सुना था, पहला पर्यावरणीय सम्मेलन 1972 में हुआ, लेकिन विधिवत तरीके से उसके लिए जो बढ़िया काम किया गया 1992 में। सोचिए 20 साल बाद काम किया गया। सम्मेलन तो 72 में ही हो गया, जब देखा मानव ने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा छाया है ब्रिटेन में और सबकी यही दुर्दशा होने वाली है, तो फटाफट सम्मेलन बुला के इस पे बात करना शुरू कर दिया। चर्चाएं चली लंबी चौड़ी, लेकिन काम किया 20 साल बाद। ऐसे ही जब होल के बारे में पता चली, तब लोगों ने सम्मेलन बुलाया वियना में, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया वहाँ पे। फिर आपका जो सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल सम्मेलन, और ये सम्मेलन आपका 87 में हुआ, लेकिन ये भी काम करना कब से शुरू किया? 89 से। 2 साल बाद इसमें काम करना शुरू किया गया। याद रखिएगा हुआ कब है और काम करना कब से शुरू किया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया गया कि कौन कौन से गैसें हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, उनके ऊपर आप काम करना चाहिए। फिर वहाँ पे जब काम शुरू हुआ तो ये कहा गया कि जो विकसित कंट्रीज हैं वो 2000 तक CFC और जो FC हैं, इनको अपने यहाँ पूरी तरह से बैन करेंगे। विकासशील कंट्रीज को थोड़ा सा और राहत दी गई और उनसे कहा गया कि 2010 तक आपके यहाँ CFC वगैरह पूरी तरह से समाप्त हो जाने चाहिए। ये कहाँ पे कहा गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बाध्यकारी किया गया कि 2000 तक विकसित कंट्रीज अपने यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल समाप्त करेंगे, और विकासशील देशों को कहा गया कि 2010 तक आप अपने यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो अभी यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जो है एक तरीके से अंतराल दिया गया 2010 तक, यानी कि अभी तक इसमें कहीं ना कहीं छूट थी कि विकासशील देश इसका यूज कर सकते हैं। तो आपकी सबसे ज्यादा जो हानिकारक गैसें हैं उसमें सबसे पहले आपका CFC आता है, उसके बाद HCFC आता है। इन दोनों को फेरॉन गैस कहते हैं, याद रखिएगा, इन दोनों को फेरॉन गैस कहते हैं। कभी आ जाए फेरॉन क्या है? CFC और HCFC फेरॉन गैस है। इसके बाद हैलॉन्स गैस आते हैं जो दूसरे नंबर पे हानिकारक होते हैं, हैलॉन्स गैस। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, और भी कुछ गैसें थी जिनका मैंने आपको नाम बताया था और कहा था इसको याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बैन है। हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन भी था और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी था, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी था, और इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड भी था, ब्रोमोफ्लोरोमीथेन भी था। ये सारे मैंने आपको कल बताए थे, जो कि आप लोगों ने नोट भी किया हुआ है। हाँ बेटी, जब इसको बंद कर दिया जाएगा तो इसके संसाधन कैसे चलेंगे? क्या चीज? CFC हो गया, HFC हो गया। हाँ, क्या कर देंगे? जब इनको तो बंद कर दिया जाएगा तो कैसे चलेंगे इतने संसाधन? चलेंगे, उसके जगह पे दूसरे ऑप्शन ढूंढिए जो ग्लोबल वार्मिंग ना करे, जो आपके ओजोन लेयर को नुकसान न पहुंचाए। जैसे आपने
अनवीकरणीय संसाधनों की जगह नवीकरणीय संसाधन ढूंढ लिए तो अब वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेंगे। ऐसे आप दूसरे संसाधन, जैसे आपने CFC की जगह HCFC लेके आए जो कम हानिकारक था ओजोन के लिए, लेकिन समस्या क्या हो गया, वो ओजोन मतलब जो है कार्बन के लिए समस्या हो गया, यानी कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो गया। तो ऐसे कोई दूसरा उपाय ढूंढिए और भी ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शंस की कमी नहीं। अगर मानो CFC बना सकता है तो दूसरी गैसें भी तो बना सकता है ना, ये प्राकृतिक तो है नहीं, ये तो मानव निर्मित है। तो मानो दूसरी गैसें बनाए, उन पर और रिसर्च करें और शोध करें। बात समझ में आया? ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसके बाद जो पहला सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वियना में हुआ था, जो कि बहुत बाध्यकारी नहीं था, याद रखिएगा। ये कब हुआ है, 1985 में, लेकिन ये काम कब शुरू किया, 1988 में, याद रखिएगा। और एक पॉइंट और कि 2009 में वियना कन्वेंशन सार्वभौमिक सत्यापन को प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन था। 2009 में वियना कन्वेंशन सार्वभौमिक सत्यापन, सार्वभौमिक जानते हैं ग्लोबल, यानी कि सभी ने उसको अनुमति दे दी, सत्यापन को प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन भी था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे किसी भी गैस को रोकना बाध्यकारी नहीं किया गया था, ये अभी चर्चाएं चल रही थी। आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इससे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट, जैसे आपका जो ये है, ये कब से लागू हुआ, 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल आपका प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था। तो इसलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये 16 सितंबर 1987 को ही ये प्रोटोकॉल लागू हुआ था। हालांकि ये काम करना कब से शुरू किया है, 89 हुआ है, 87 में काम करना शुरू किया, 89 से यह लागू हुआ, 89 से। ये चीज भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लागू कब हुआ। और इसको संपन्न करवाने की में भूमिका किसकी है, UNDP की है, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का है ये, इसी की वजह से ये सम्मेलन हो पाया था। और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि आपकी जो विकसित कंट्रीज हैं, इनको 2000 तक पूरी तरह से CFC को खत्म करना था, विकासशील को 2010 तक CFC को पूरी तरह से समाप्त करना था, याद रखिएगा। इसके बाद ये जो आपका सम्मेलन हुआ है, इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, जिसमें एक लंदन संशोधन हुआ था, 1990 में हुआ था। लंदन जो है संशोधन 1990 में हुआ। दूसरा कोपेनहेगन संशोधन भी हुआ 1992 में, यानी कि संशोधन करके कुछ और बातें, कुछ और अच्छी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे संविधान में होता है, संशोधन करके हम अपनी जरूरत के हिसाब से नई नई बातें जोड़ते रहते हैं। ऐसे ही आपके जो आपका कन्वेंशन हुआ है, कौन सा कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें संशोधन भी हुआ है। एक पहला जो हुआ है लंदन संशोधन 1990, दूसरा जो हुआ है कोपेनहेगन संशोधन 1992 में हुआ है। और इसके बाद अमेरिका एवं कनाडा, इनके द्वारा जो है प्रस्तावित HFC संशोधन भी हुआ है। इन्होंने प्रस्तावित किया कि CFC की जगह HFC मतलब लागू किया जाए, इसमें भी संशोधन हुआ था। ये चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैम ये किस ईयर में हुआ, जो अमेरिका और कनाडा? अमेरिका ये ब्रिटिश का ईयर नहीं दे रहा है, बस ये कह रहा है कि संशोधन किया गया था। और 2010 में जब CFC को पूरी तरह से बैन करने की बात की गई, तब बात किया गया जो आपका HCFC जो है, इसको धीरे धीरे हटाया जाएगा, क्योंकि CFC को हटा के क्या लाया गया, HCFC लाया गया। फिर 2010 में बात किया गया कि अब हमें HCFC को भी धीरे धीरे यूज से बाहर करना है, क्योंकि ये आपका ग्लोबल वार्मिंग कर रहा था। तो याद रखिएगा 2010 में हमने ये भी जो है पढ़ लिया कि अब इसको धीरे धीरे इसको भी ट्रेंड से बाहर करके हम कोई नया ऑप्शन ढूंढेंगे जो कि ओजोन और आपके कार्बन लेयर दोनों के लिए अच्छा हो, संतुलनकारी हो। इसके बाद जो सम्मेलन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद जो सम्मेलन हुआ है वो है किगाली समझौता। किगाली समझौता, ये भी देखिए ओजोन लेयर से ही है, किगाली समझौता हुआ है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016, रवांडा के किगाली में, किगाली प्लेस है रवांडा का, रवांडा देश है उसी का आपका है किगाली। वही कह रहा है रवांडा की किगाली में अक्टूबर 2016, ब्रैकेट में लिखिएगा MOP, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही है, 28 बैठक है, ब्रैकेट में
MOP 28 रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 ब्रैकेट में MOP 28 ब्रैकेट बंद में सदस्य देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC सदस्य देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इसमें वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में हाईलाइट कीजिएगा, वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कह रहा किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें केवल ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें शामिल थी में संशोधन कर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को भी शामिल किया गया। ये नोट करेंगे या समझेंगे? जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें कहा गया था कि उन गैसों को आप यूज से बाहर करेंगे जो आपके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब 2016 में रवांडा की किगाली में सम्मेलन हुआ इस परिप्रेक्ष्य में, तब तक आपकी जो गैसें यूज की जाने लगी थी CFC की जगह पे, वो आपके कैसी हो गई, ग्लोबल वार्मिंग वाली निकल के आई और जो काफी प्रभावकारी हुई और लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहने वाली थी। आपने पढ़ा भी था। तो इसमें बात हुआ कि अब सिर्फ ऐसी गैसों पर ही प्रतिबंध नहीं लगेगा जो कि आपके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे, बल्कि ऐसी गैसों को भी हम रोकेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। यानी कि किगाली में बात किया गया कि आपके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाए या ग्लोबल वार्मिंग करे, हम उन सभी गैसों को रोकेंगे। इसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सिर्फ उन गैसों को रोका गया है जो आपके ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन किगाली में कहा गया कि इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसों को भी हम अपने प्रचलन या ट्रेंड से बाहर करेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि ये बात ये सदस्य देशों ने कब रखा है ये लक्ष्य, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होगा बल्कि किगाली में जाएगा, ठीक ना। और किगाली में कितना और क्या बात की गई है, ग्लोबल वार्मिंग को कितना कम करने की बात की गई, 0.5 डिग्री सेल्सियस। कब तक? 2100 तक। ये बात भी याद रखिएगा। 2030 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, 2100 तक का इन्होंने टारगेट रखा। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे HFC में कटौती करने की बात की गई थी। अब इसके अलावा मैंने आप लोगों को कल कहा था ध्रुवीय जो आपके मतलब कौन सी चीजें हैं जो लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लिखा दूंगी, तो क्या आप लोग लिखेंगे या समझेंगे? कल मैंने कुछ समझाया भी था थोड़ा बहुत इसके बारे में। मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक जो ओजोन क्षरण है ये कारण जो है वो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल हैं और ध्रुवीय भंवर है। तीसरा हमने बताया था सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो मैं नोट करा दूं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए इसमें यहाँ से नोट करना है, कर लीजिए फटाफट, फास्ट करिएगा। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, हेडिंग कर लीजिएगा ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ। हो सकता है आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाए कि क्या था, तो इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि आप लोग जानती होंगे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्रुवीय समतापमंडलीय, कल मुझे ही उल्टा जवाब देना शुरू करोगे आप लोग जब मैं पूछूंगी, तो आप लोग वो पता नहीं क्या क्या उत्तर दोगे, हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ, पता नहीं बाकी टीचर्स को आप लोग कैसा जवाब देते हो, मुझे तो बहुत खतरनाक जवाब आप लोगों के मिलते हैं। लीजिएगा, ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ, ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ नेक्रियांस, दिक्कत होगी तो बोलिएगा, मैं लिख दूंगी। नेक्रियांस बादल के नाम से भी जाने जाते हैं।
ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा। ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ नेक्रियांश बादल के नाम से भी जाने जाते हैं। इन मेघों की अवस्थिति पृथ्वी के समतापमंडल में, इन मेघों की उपस्थिति या अवस्थिति पृथ्वी के समतापमंडल में उच्च तुंगता पर होती है। इन मेघों की अवस्थिति पृथ्वी के समतापमंडल में उच्च तुंगता पर होती है। हाई एल्टीट्यूड कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? तुंगता मीन्स क्या समझते हैं आप लोग? ऊंचाई। बिल्कुल सही है, ऊंचाई, ठीक ना। आगे पर होती है। सामान्यतया समतापमंडल में अत्यधिक शुष्कता पाए जाने के कारण, सामान्यतया समतापमंडल में अत्यधिक शुष्कता पाए जाने के कारण, सामान्यतया समतापमंडल में अत्यधिक शुष्कता पाए जाने के कारण यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन शीत ऋतु के समय इस ऊंचाई पर, लेकिन शीत ऋतु के समय इस ऊंचाई पर समतापमंडल का तापमान इतना कम हो जाता है कि, इस ऊंचाई पर समतापमंडल का तापमान इतना कम हो जाता है कि बादलों का निर्माण भी संभव हो जाता है। लेकिन शीत ऋतु में के समय इस ऊंचाई पर समतापमंडल का तापमान इतना कम हो जाता है कि बादलों का निर्माण भी संभव हो जाता है। इन बादलों के कण एक समान आकार के, इन बादलों के कण एक समान आकार के एवं छोटे होते हैं। एक समान आकार के एवं छोटे होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके द्वारा सूर्य के प्रकाश को एक समान तरीके से, जिनके द्वारा सूर्य के प्रकाश को एक समान तरीके से परावर्तित किया जाता है। एक समान तरीके से सूर्य के प्रकाश को परावर्तित किया जाता है। इस कारण ये बादल रंगीन होते हैं। हाईलाइट कीजिएगा, इस कारण ये बादल रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल, मोतियों की माँ, मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। क्योंकि ये काफी चमकीले दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं, इसलिए इनको मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। बहुत अच्छा लगता है। मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। ये बादल प्राकृतिक रूप से जल एवं नाइट्रिक अम्ल से निर्मित होते हैं। ये बादल प्राकृतिक रूप से जल एवं नाइट्रिक अम्ल से निर्मित होते हैं। हाईलाइट कीजिएगा, जल एवं नाइट्रिक अम्ल से निर्मित होते हैं। समतापमंडल में मानव द्वारा निःसृत सीएफसी के कारण, समतापमंडल में मानव द्वारा निःसृत सीएफसी के कारण क्लोरीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्लोरीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन बादलों के हिमरवे में जानते ना, रेसेस। यस, इन बादलों के हिमरवे ओजोन विघटन हेतु सतह प्रदान करते हैं। इन बादलों के हिमरवे ओजोन विघटन हेतु सतह यानी कि आधार प्रदान करते हैं। इन बादलों के हिमरवे ओजोन विघटन हेतु सतह प्रदान करते हैं, जिनमें समतापमंडलीय संरचना में परिवर्तन होता है। जिनसे समतापमंडलीय संरचना में परिवर्तन होता है। जिनसे समतापमंडलीय
संरचना में परिवर्तन होता है। हाईलाइट कीजिएगा, ये हिमरवे निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में परिवर्तित कर देते हैं। ये हिमरवे निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में परिवर्तित कर देते हैं। ये हिमरवे निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में परिवर्तित कर देते हैं, जो ओजोन क्षरण का कार्य शुरू कर देते हैं। जो ओजोन क्षरण का कार्य शुरू कर देते हैं। जो ओजोन क्षरण का काम शुरू कर देते हैं। हो गया या रिपीट करूं? बात समझ में आया? समतापमंडल में शुष्कता पाई जाती है, नमी नहीं होती, लेकिन और शुष्कता का मतलब टेम्परेचर भी वहाँ का ठीक रहता है, बहुत कम नहीं रहता। लेकिन ठंडक के मौसम में ये जो ठंडा है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में, ये समतापमंडल में भी प्रवेश कर जाता है और उस ठंडे की होने की वजह से वहाँ पे बादल निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। उस बादल को बनने के लिए वाटर और कौन जिम्मेदार है? कौन से? नाइट्रिक अम्ल। पानी और नाइट्रिक अम्ल के मिलने से बादल बनते हैं और ये बादल के कण समान होते हैं, छोटे छोटे लेकिन समान होते हैं। और समान होने की वजह से प्रकाश की किरणों को बहुत ज्यादा मात्रा में समान रूप से रिफ्लेक्ट करते हैं और समान रूप से जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो चमकदार दिखाई देते हैं, इसीलिए रंगीन कलरफुल दिखाई देते हैं और इनको मदर ऑफ बर्ड कहा जाता है। इन बादलों में रेसे पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं, हिमरवे पाए जाते हैं और ये हिमरवे जो क्लोरीन आपके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसको सक्रिय कर देता है। और जब क्लोरीन सक्रिय हो जाता है तब ये क्या करता है? ओजोन का विघटन करना शुरू कर देता है। और ये कब संभव होता है? जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तब ये काम उत्तरी गोलार्ध में होता है, और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब ये काम दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये बात समझ में आ गया कि समतापमंडलीय बादल कैसे इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा है ध्रुवीय भंवर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ध्रुवीय भंवर, ध्रुवीय भंवर वस्तुतः ध्रुवीय भंवर पवनों का एक पैटर्न है। वस्तुतः ध्रुवीय भंवर पवनों का एक पैटर्न है। पवनों का एक पैटर्न है जो चक्रवातों के समान है, जो चक्रवातों के समान है एवं प्रत्येक वर्ष ध्रुवों के चारों ओर प्रवाहित होता है। एवं प्रत्येक वर्ष ध्रुवों के चारों ओर प्रवाहित होता है। हाईलाइट कीजिएगा, ध्रुवीय भंवर का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्रुवीय भंवर का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों के निर्माण में सहायता करता है। जो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों के निर्माण में सहायता करता है। ये ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, ये ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल ओजोन विघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन यौगिकों के भंडार को स्वयं में समेटे रहते हैं। क्योंकि ये क्लोरीन यौगिकों के भंडार को स्वयं में समेटे रहते हैं, स्वयं में समेटे रहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से क्लोरीन मुक्त होकर ओजोन का क्षरण करता है। क्लोरीन मुक्त होकर ओजोन का क्षरण करता है। रिपीट करें या हो गया? बताएं, हो गया बेटी? अब इसमें आपको कुछ और भी बातें हैं, जैसे आपके सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव किस तरह का है। तो कह रहा है क्लोरीन के भंडार
अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पहले इन भंडारों से मुक्त होना पड़ता है। तो ये बात समझ में आ रहा है, इनको मुक्त होना पड़ता है और इनको मुक्त होने का काम कौन करवा रहे हैं? ये बादल करवा रहे हैं। और कौन? सूर्य की किरणें करवा रही है। बादल इसको सक्रिय कर रहे हैं, सूर्य की किरणें इनसे मुक्त कर दे रहे हैं और फिर क्लोरीन ओजोन को नुकसान पहुंचाने का काम कर देता है। इसके अलावा कह रहा है जाड़े के समय अंटार्कटिका में ओजोन परत की स्थिति। तो अंटार्कटिका में जाड़े के समय ही ओजोन परत की जो है इसकी स्थिति कैसी होती है? तो क्षरण शुरू होता है। रीजन क्या है? कह रहा शीत ऋतु आते आते हवा अत्यधिक ठंडी होनी शुरू हो जाती है और तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और जब टेम्परेचर इतना घटता है तो समताप मंडल में बादल बनने की क्रिया और ध्रुवीय भंवर का वहाँ पे निर्माण, ये दोनों मिल करके क्लोरीन को वहाँ पे एकत्र कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, सक्रिय कर लेते हैं और पकड़े रहते हैं। और जैसे सूर्य का प्रकाश वहाँ पे आता है इनको अलग कर देता है और ये ओजोन को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़े, टाइम हो तो आगे बढ़े। ठीक है, तो आप भारत के बारे में देख लेते हैं। ओजोन के क्षेत्र में भारत क्या काम कर रहा है? ओजोन संरक्षण के लिए भारत क्या काम कर रहा है? तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भारत ने वियना कन्वेंशन पे हस्ताक्षर कब किया है? वियना कन्वेंशन हुआ कब है? 85 में। काम करना कब शुरू किया? 80 में। भारत ने इसमें हस्ताक्षर कब किया? 91 में। भारत ने वियना सम्मेलन जो हुआ है इस पर हस्ताक्षर कब किया है? 1991 में हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब हुआ है? 87 में। काम करना कब से शुरू किया? 89 से। भारत ने इसमें साइन कब किया है? 92 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भारत ने कब साइन किया है? 92 में। वियना पे साइन किया है 91 में, मॉन्ट्रियल पे साइन किया है 92 में। याद रखिएगा इसका सदस्य कब बना है? 92 में बना है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है जो आपका भारत है ये भी अपनी तरह काम कर, क्योंकि हम विकासशील कंट्री हैं, हमें 2010 तक का टाइम मिला था कि 2010 तक हम CFC को समाप्त करेंगे। अब 2010 के बाद क्या टारगेट मिल गया कि अब हम HCFC को भी धीरे धीरे करके फील्ड से बाहर करेंगे। तो भारत इस पे काम कर रहा है। किसकी मदद से भारत काम कर रहा है? UNDP की मदद से भारत इस क्षेत्र में काम कर रहा है। अपने यहाँ से ऐसी गैसों को समाप्त करने का काम भारत कर रहा है। किसकी मदद से? UNDP की। लेकिन आपका जो सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो किसकी वजह से संपन्न हुआ? UNEP। वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम मदद कर रहा है भारत को अपने यहाँ से ऐसी गैसों को समाप्त करने के लिए। और भारत सम्मेलनों का हिस्सा है और इनके द्वारा जो भी चीजें रखी गई हैं भारत उसमें काम कर रहा है। याद रखिएगा ये भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दुबई में भी सम्मेलन हुआ था 2015 में। याद रखिएगा दुबई में जो सम्मेलन हुआ है 2015 में, यहाँ पे HFC को हटाने की बात की गई थी। यहाँ पे HFC को हटाने की बात की गई थी। दुबई में सम्मेलन हुआ था और ये कब हुआ है? 2015 में हुआ है। ये भी ओजोन लेयर को लेकर के ही हुआ था, याद रखिएगा। और ये 27वां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन था। 27वां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन था। अच्छा, सम्मेलन और मतलब एक होता है समझौता, एक होता है आपका प्रोटोकॉल और एक होता है आपका क्या चीज? कन्वेंशन को क्या कहते हैं हिंदी में? सम्मेलन। एक होता है समझौता जैसे सिंधु जल समझौता, एक होता है प्रोटोकॉल जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और संधि क्योटो प्रोटोकॉल, एक होता है संधि प्रोटोकॉल और समझौता, तीनों में अंतर है। मैम संधि बाध्यकारी है और समझौता बाध्यकारी नहीं है। और अगर मान लीजिए संधि कोई किया है उस पर हस्ताक्षर अगर कर दिया है तो उस पर अगर वो मतलब पीछे हट जाता है तो उससे उसकी आलोचनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, उसके काम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन ये जो समझौता है वो कोई बाध्यकारी नहीं है, उसमें सिर्फ आलोचनाएं होती हैं और प्रोटोकॉल भी बाध्यकारी नहीं होता। प्रोटोकॉल संधि दो देशों की या दो से अधिक, दो से अधिक भी हो सकते हैं, चाहे संधि हो, प्रोटोकॉल हो या समझौता, दो या दो से अधिक होंगे।
संधि सबसे ज्यादा कठोर होता है। अगर आपने किसी से संधि किया है तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा। अगर आप वो पूरा नहीं करेंगे तो आपके लिए आर्थिक रूप से दूसरे तरीके के दंडात्मक काम भी किए जा सकते हैं। तो संधि कठोर होता है, ये लचीला नहीं होता। प्रोटोकॉल में आपके पर अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम बाध्यकारी है, लेकिन जैसे आपको समाप्त करना है, टारगेट दिया गया है, आपको समाप्त करना, आपकी ये जिम्मेदारी नैतिक। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। जैसे कि कार्यवाही मतलब सजा नहीं, प्रतिबंध लगाना, व्यापार में और अन्य चीजों में सहयोग ना देना, मदद ना करना, आपकी बड़े पैमाने पे बुराई करना, यानी कि निंदा करना कि ये अच्छे नहीं, इनका काम अच्छा नहीं, इनको ये इस योग्य नहीं है, इनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन समझौता सबसे कम बाध्यकारी होता है। अगर दोनों पक्षों के बीच वो बातें नहीं बन रही हैं, या 3 है या 2 से अधिक पक्ष हैं, उनके बीच वो बात नहीं बन रही है, तो वो उसको तोड़ सकते हैं। जैसे भारत अक्सर क्या करता है, सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है समझौता हुआ है, तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान उस हिसाब से वर्क नहीं करता जैसा कि समझौते की अकॉर्डिंग किया गया था, तो भारत उसका उल्लंघन कर देता और फिर सिंधु जल को अवरुद्ध कर देता है। तो समझौते का उल्लंघन किया जा सकता है, ये आसान है। इसमें भी अगर आप जैसे मनमानी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं की, फिर भी आप उसको पानी नहीं दे रहे हैं, तो आपकी बुराई होगी, आपका भी आलोचना किया जाएगा, लेकिन उतना नहीं किया जाएगा जितना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पे। जैसे आप क्योटो प्रोटोकॉल का पालन ना कीजिए, जैसे अमेरिका ने पेरिस समझौते से बाहर हो तो पूरा विश्व उनका आलोचना कर रहा था कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, गैर जिम्मेदारी है, कहीं से भी नैतिकता के मतलब अनुकूल नहीं है, अमेरिका जैसे देश से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, पूरा विश्व आलोचना किया। लेकिन चूंकि महाशक्तिशाली देश है, इसलिए उनके खिलाफ कोई आर्थिक या ऐसा कोई काम नहीं कर पाए, लेकिन आलोचना बड़े पैमाने पे हुआ। लेकिन सिंधु जल समझौते का अगर भारत उल्लंघन करता है, और भारत ऐसे उल्लंघन करता नहीं है, सही रहता तभी करता, तो लोग उसको सपोर्ट भी करते कि भारत ने जो किया वो सही किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान गलत ना करता और हम भी उल्लंघन कर देते, तो लोग हमारी मात्र निंदा करते, हमारे पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। तो समझौता एक मतलब बहुत एक तरीके से कोई बाध्यकारी नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे। प्रोटोकॉल में आपकी बुराई हो सकती है, हल्के फुल्के आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन संधि मानना मस्ट है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। जैसे आपने देखा था जो युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध, ये सब संधियों की वजह से ही हुए थे। ये जो संधि करने की वजह से मित्र राष्ट्र की संधि अलग और दूसरी संधि अलग, ये संधियों की वजह से ही आपके युद्ध हुए थे। द्वितीय, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम दोनों। प्रथम विश्व युद्ध भी संधि की वजह से ही हुआ था। कौन सी संधि की वजह से हुआ था? कौन सी संधि के तहत जर्मनी को इतना ज्यादा अपमानित किया गया कि हिटलर का जन्म हो गया? कौन सी संधि थी जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसके तहत जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया, उसके जितने भी अच्छे लैंड थे उसे छीन लिए गए, उसकी सेना भंग कर दी गई, इसमें आर्थिक जुर्माने लगाए गए? वो संधि कौन थी? वर्साई की संधि, याद आया? इसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगर ये संधि इतनी कठोर ना होती, इतनी अपमानजनक ना होती, तो हिटलर का जन्म नहीं होता। इस संधि की वजह से हिटलर का जन्म हुआ, और आपस में भी लोगों ने संधियां कर रखी थी। इसी वजह से एक दूसरे की मदद करने के चक्कर में मैक्सिमम राष्ट्र उसमें कूद पड़े और ये इतना भयावह रूप ले लिया। तो बात समझ में आ गया, संधि नहीं तोड़ सकते, बहुत ही ये बिल्कुल दृढ़ है। ये आपका जैसे होता नहीं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया, आप इसे बदल नहीं सकते। और आपका प्रोटोकॉल है कि जिससे बहुत सारे लोगों के बीच में आपने बात कही और आप इससे पीछे हट रहे हैं, तो लोग आपके खिलाफ ऐसा आर्थिक कार्रवाई कर सकते हैं, राजनीतिक कार्रवाई कर सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं। समझौते में कहेंगे वो इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलत किया। तो ये 3 तरह की बातें होती हैं, ठीक ना? अब क्या इसका क्वेश्चन भी करने का टाइम है आपके पास? हो जाए क्वेश्चन? अच्छा, घर जाना है, बहुत दूर जाना है। अच्छा, बहुत दूर जाना है, ठीक है, तो छोड़ दें। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर ठीक अच्छा हो गए हैं आप।